वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शिल्पी हियर और संस्कृति आईएएस के आर्ट एंड कल्चर के सेशन लेक्चर 16 में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। यदि आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए और अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ साथ, और अभी भी अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए ताकि इस लेक्चर को भी आप नोट डाउन कर सकें। शुरू करें आज के लेक्चर को। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भारतीय चित्रकला। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? बेसिकली चित्रकला में पढ़ने वाले हैं, वो भी भारतीय चित्रकला को बात करें तो यहाँ पर पहले हमें इसे समझना है कि ये क्या है, ठीक है। इसके बाद हम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। देखिए चित्रकला क्या है। चित्रकला कोई मात्र विषय नहीं है, बल्कि ये भावों की एक अभिव्यक्ति का अच्छा माध्यम होता है। जैसे एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो वह अपनी अभिव्यक्ति और अपनी कल्पना को बनाता है बेसिकली वहाँ पर। जैसे एक मूर्तिकार जब मूर्ति को गढ़ता है तो वो भी अपनी अभिव्यक्ति और कल्पनाओं के माध्यम से उसको तराशता है। तो हमें यहाँ पर समझना है कि जो चित्रकार होता है वो चित्रकला में अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को, अपनी मनोभावों को वहाँ पर बनाता है, उसको उकेरता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल से, जब से मनुष्य गुफाओं में निवास करता था, तब उस समय पे क्या आपके पास कोई लिपि थी, कोई भाषा थी? नहीं थी। तो वो क्या करता था, अब अपनी अभिव्यक्ति को कैसे बनाए? लिख तो सकते नहीं, कोई लिपि नहीं किसी तरह की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी जो अभिव्यक्ति थी, कल्पना थी, उसका सौंदर्यपरक अति संवेदनशीलता और सृजनात्मकता को संतुष्ट करने के लिए शैलाश्रय चित्र बनाए। आप देखेंगे वहाँ पर उन्होंने पहाड़ियों पे जो है अंदर गुफाओं में चित्र बनाने शुरू किए, ठीक है। चित्रकला की परंपरा आप देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से चली आ रही है। बिल्कुल सही बात है। आदिकाल से लेकर वर्तमान तक अगर हम देखें तो आदिकाल में अगर हम जाएं तो वहाँ पर देखते हैं कैसे प्रागैतिहासिक मानव ने क्या किया। वहाँ पर लिपि का ना होने की वजह से उन्होंने, मतलब लिपि नहीं थी उस वक्त, कोई भाषा नहीं थी, तो उन्होंने कैसे अपनी चित्रकलाओं के माध्यम से वहाँ का जनजीवन कैसा था, वहाँ का उनका सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ पर कैसे उनका रहन सहन होता था, किस किस चीज़ों का उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया, वो सब चित्रकला के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर बनाने का प्रयत्न किया है। वो आप उनकी गुफाएं हो गई, भित्ति चित्र हो गए, इस तरह के माध्यमों से आप वो चित्रकारी देख सकते हैं। वर्तमान में आप देखते हैं किस प्रकार से फाइन आर्ट्स के माध्यम से आज की सारी समस्या हो गई, आज की जो चीज़ें, जागरूक चीज़ें हैं, उनको किस तरह से चित्रकारी के माध्यम से बनाया जाता है, चाहे वो दीवारों पे बनाया जाए, चाहे वो पेंटिंग्स के द्वारा बनाया जाए, चाहे आप देखते हैं वो कपड़ों पे, वस्त्रों पे भी किस तरह से रंगों के साथ खेला जाता है और उनके साथ चित्रकारी की जाती है। ये सब वर्तमान के उदाहरण हो गए, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी बात हो रही कैसे कैसे चीज़ें शुरुआत हुई उनको देखते हैं हम, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भारतीय चित्रकला को सौंदर्यात्मकता और उनकी निरंतरता आज भी हमारी चित्रकला में विद्यमान है, हम सब देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या है। इसमें चित्रकला तो बहुत है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से एक तरीका होता है उनको बनाने का, लेकिन भारतीय चित्रकला की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो ऐसे कौन से तत्व हैं जो आपको भारतीय चित्रकला में देखने को हमेशा मिलते रहेंगे और मिलते हैं अभी तक। चलिए हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, धर्म से प्रेरित, ठीक है। अब धर्म से प्रेरित ऐसा क्यों कहा गया है? आप आदिकाल से भी जो भी चित्र देखते हैं उसमें अगर मैं बात करूं गुफाओं में, जैसे भित्ति चित्र वगैरह, जैसे अजंता हो गया, बाघ की गुफाएं हो गई, एलोरा की गुफाएं हो गई, तो उसमें किस प्रकार से बौद्ध के जीवन से संबंधित उनकी जातक कथाएं हो गई, ठीक है। आप देखेंगे जैन धर्म, बुद्ध धर्म या विष्णु या शिव आदि कई धर्मों से संबंधित वहाँ पर चित्रकारी की जाती। ना केवल उस समय में, वर्तमान में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर मैं तुलनात्मक रूप से कहूँ तो वर्तमान में इतना प्रभाव जो धर्म से प्रेरित होकर जो चित्रकारी की जा रही है उसका प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है पुराने समय के कंपैरिजन में। देखिए प्राकृतिक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण। इसका कहने का इनका क्या मतलब है? आप देखेंगे कि अगर हम प्रागैतिहासिक काल में देखें तो किस तरह से गुफाओं में उन्होंने पशु पक्षी हो गए, वहाँ पर पेड़ पौधे हो गए, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, उन्होंने किस तरह से उन चित्रों को वहाँ पर बनाना शुरू किया था, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर क्या किया, वही चीज़ें हम देख रहे हैं, आगे भी हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें। आज भी हम अपनी सीनरीज में देखते हैं, कुछ पिक्चर्स में देखते हैं कैसे प्रकृति को समेकित किए हुए जो है वो चीज़ों का वर्णन किया जाता है, उस तरह से भी समझ सकते हैं। और इसको अगर साहित्य से जोड़े तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है प्रकृति चित्रों का दृश्य, जैसे आपने सुना है और हम जैसे पढ़ते हैं इसमें कि कमल रूपी चरण, ठीक है, मृग रूपी नयन, तो किस तरह से पशु पक्षी या प्रकृति के साथ मानव की तुलना करके और किस तरह से उसका चित्रण या चित्रों के थ्रू उसका वर्णन किया जाता है। देखिए जैसे प्रतीकात्मकता का प्रभाव कह रहे हैं यहाँ पर, तीसरा पॉइंट क्या है,
प्रतीकात्मकता का प्रभाव। आप देखेंगे कि भारतीय चित्रकला में काफ़ी प्रभावशाली ढंग से आप देखते हैं कि इसमें प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप समझिए इसको कि कृष्ण के रूप को झलकाने के लिए मोर पंखी का यूज़ होता है प्रतीकात्मक रूप में, ठीक है। आप देखते हैं शिव को दर्शाने के लिए, उनकी प्रकृति, उनके नेचर को दर्शाने के लिए वहाँ पर आप देखेंगे कि सांप का उपयोग होता है, सांप का चित्र बनाया जाता है। तो किस तरह से प्रतीकों का जो आप देखते हैं इस तरह से न केवल धर्म से, बल्कि अगर हम बात करें जैसे महात्मा गांधी जी की आप पिक्चर देखेंगे, कभी कभी रेखाओं के थ्रू से उनको दर्शाया जाता है, तो कैसे उनका चश्मे को प्रतीक के रूप में, उनके डंडे को प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस तरह से प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक आप ऐसे प्रतीकात्मक रूप से कई चीज़ें यहाँ पर उनका प्रभाव देख सकते हैं। ये मैंने छोटे से उदाहरण के तौर पर कुछ समझाने के लिए बताया है। देखिए यहाँ पर काल्पनिकता का अधिक प्रभाव आपको देखने के मिलेगा भारतीय चित्रकला में। ऐसा क्यों कहा गया है? भारतीय चित्रकारों ने क्या किया है, यथार्थ की बजाय कल्पना पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अनेक देखेंगे ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कल्पना का ही प्रमाण कैसे चित्रकारी के द्वारा प्रस्तुत किया है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो कैसे जो देवता हैं उनको आप देखेंगे, देवी देवताओं को जीवंत स्वरूप प्रदान किया है उन्होंने अपनी चित्रकारी के द्वारा। कैसे उनका अगर बताया गया कि वो इतने जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हनुमान जी की बात करें तो कैसे दिखाया कि वो इतने बलशाली थे, तो चित्रकारी के द्वारा उन्होंने इस तरह से उनको प्रस्तुत किया है, उनको बनाकर, ठीक है। मुद्राओं की अभिव्यक्ति की बात करें, ये बहुत ही देखिए सारे तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, लेकिन अगर मुद्राओं की अभिव्यक्ति आप कैसे पहचानते हैं किसी चित्र को देखकर कि ये किस, उसकी भाव भंगिमाओं को ही देखकर पहचानते कि किस उसके पीछे की स्टोरी क्या हो सकती है। जैसे फेस एक्सप्रेशंस आप किसी के देखते तभी तो बता पाते कि भाई ये उदास है या खुश है। मतलब अगर फेस की एक्सप्रेशंस की सिर्फ बात की जाए तो चित्रकारी में बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि चित्रकारी मात्र जो चित्रकला, जो कला बनी होती, मात्र चित्रकारी के द्वारा ही उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसमें कोई वर्णन नहीं लिख के ऐसे किया जाता है कि इसमें क्या भाव भंगिमाएं हैं, किस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से भाव भंगिमाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस का बहुत ध्यान रखा जाता है। उससे पता चलता है कि वो दुखी है या खुश में है या काफ़ी एक्साइटेड है। उस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर ही चित्रकारी को किया जाता है। चित्रों में नाम विहीनता आप देखेंगे, छठा जो आपको विशेषता देखने को मिलेगी। पहले समय में क्या होता था, जब देवताओं की स्पेसिफिकली धर्म का जब प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला है चित्रकारी पे, तो देखेंगे वहाँ पर चित्रकार क्या करते थे, अपना नाम मेंशन नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान में आते आते कई ऐसे चित्रकार हैं जो इस तरह की मूर्तियों को, इस तरह की चित्रकारी करने के बाद अपना नेम भी वहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई क्या क्या विशेषताएं हैं जो आपको स्पेसिफिकली अगर मेंस आंसर राइटिंग आती है उसमें ये तत्व सारे आप मेंशन कर सकते हैं। ये रही पिक्चर, किस तरह से प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने देखिए यहाँ पर चोटी का किस खूबसूरती से इन्होंने इस तरह के प्रेजेंट किया है तीन औरतों को कि देखिए अब ये देख के आप क्या समझ सकते हैं, कुछ भाव भंगिमाएं उनकी ऐसी, उसको देख के आप अज्यूम कर सकते हैं अच्छा ये चीज़ हो रही होगी, ये गतिविधि हो रही होगी जिसको यहाँ पर ऐसे बनाया गया है। ये कुछ इस तरह से पिक्चर्स है, आप इनको देख सकते हैं। आइए अगला क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारतीय चित्रकला के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। आइए पहले इसमें क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में चित्रकला से संबंधित षडंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आप देखेंगे कामसूत्र ने अपने जो जीवन काल में 64 विषयों की बात की गई है, जिसमें से एक चित्रकला के बारे में उन्होंने बताया है। और कहते हैं कि षडंग सिद्धांत यानी कि ये कला के 6 तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं जो आपको भारतीय चित्रकला में देखने को मिलते हैं और किस तरह से उनकी सहायता से वहाँ पर चीज़ों को बनाया और बताया जाता है, उनके अर्थ समझते हैं। जैसे चित्रकला के तत्व में आप पहले रूप भेद देखते हैं, तो यहाँ पर पात्र और स्थान के चित्रण में भेद। ऐसा क्यों कहा गया है, पात्र और स्थान के चित्रण में भेद? देखिए कोई भी चित्रकला बनाई गई है तो वो इतनी स्पष्ट और जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि पता रहे कि उसमें जो बनाई गई चीज़ें हैं उससे उसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि एक जो राजकुमारी, माफ़ी चाहती हूँ, राजकुमारी नहीं, इसको मैं बाद में बताऊंगी। मान लीजिए कोई फूल तोड़ती हुई एक स्त्री है और वो फूल तोड़ के जब आ रही है तो उसको इस तरह से दिखाया गया कि फूल तोड़ती कोई स्त्री फूल लेके आ रही है, तो वो स्त्री जो है वो एक राजकुमारी है या एक सेविका है, उसको इस तरह से बनाया जाए, उसकी भाव भंगिमाओं को, उसके शारीरिक बनावट को,
उसके वस्त्रों को इस प्रकार से बनाया जाए ताकि पता रह सके कि भाई जो चीज़ आपने बनाई वो स्पष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है। प्रमाण की बात की जाए तो चित्र में चित्रित वस्तु और विषय का संतुलित अनुपात होना चाहिए। क्लियर है। भाव, जैसे मैंने भी बताया कि प्रकृति की भाव भंगिमाओं का अंकन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जो चीज़ें आपने बनाई, जैसे कि अगर आप जैसे वहाँ पर बनाई गई कोई चित्र में जैसे लज्जा का है तो किस तरह से आंखें झुकी हुई उसको चित्रकला को दर्शाया गया है। यदि कोई उदास है तो उसको किस तरह से उदास उसकी चेहरे को दिखाया गया है, उसके चेहरे पर वो फेस एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं। तो भाव भंगिमाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लावण्य योजनम देखेंगे, बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति, मतलब चित्रकारी क्या है, आपकी कल्पना अभिव्यक्ति का ही एक रूप है। लेकिन यहाँ पर बाह्य सौंदर्य की बात की, मतलब उसको जो अलंकरण किया गया है, किस प्रकार से उसे साज सज्जा की गई है चित्रकारी पे, जैसे वस्त्रों को किस तरह से उसमें जो है अलंकरण किया गया है, कैसे उसके भाव भंगिमाओं को ध्यान रखा गया है। तो बाह्य सौंदर्य पर यहाँ पर बात की जाती है। सादृश्य की बात की जाए, जैसे मूल वस्तु के समानता स्थापित करने वाले गुण का यहाँ पर चित्रण किया जाता है। आप समझ रहे हैं। जैसे कि जब भगवान कृष्ण का अगर हम उदाहरण लें तो किस तरह से कह रहे हैं कि मूल वस्तु की समानता स्थापित करने वाले गुण का यहाँ पर चित्रण किया जाता है। तो यहाँ पर सद्भाव में यही है कि आप देखेंगे कि जैसे कृष्ण हो गए तो कृष्ण के साथ साथ उन्होंने मोर पंखी को भी एड ऑन कर दिया वहाँ पर। तो क्या हुआ, मेन जो उनका कैरेक्टर है उसके साथ साथ गॉड चीज़ों का भी सहायता लेकर उसका एक स्वरूप, एक इंडिकेशन दे दिया, एक जो है सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने कृष्ण के साथ वहाँ पर मोर पंखी लगाना शुरू कर दिया। इस तरह से दिखाया जाता है। वड़िका भंग को देखें तो आकृति और विषय के अनुसार रंगों का मिश्रण या समायोजन। देखिए रंग अपने आप में बहुत कुछ चीज़ें बयां करते हैं। रंगों का किस प्रकार से सही चित्रकला में सही रंग का किस प्रकार से प्रयोग हो, तो एक चित्रकला में कैसे प्रयोग एक चित्रकार से बेहतर कौन समझता होगा। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये एलिमेंट्स हमें यहाँ पर जो है वो ध्यान रखने होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला को पढ़ें, इससे पहले हम यहाँ पर एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं। इसको समझते हैं कि देखिए जैसे भारतीय चित्रकला में ये सब चीज़ें हो गई। जब हम प्रागैतिहासिक काल जैसे अभी पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्राचीन काल की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि मध्यकालीन के समय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आधुनिक समय में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो है चित्रकारी किस तरह से देखने को मिलती है उसका डिवीजन आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था भारतीय चित्रकला, तो यहाँ पर अगर मैं पीछे बनाना चाहूँ तो देखेंगे कि अगर मैं यहाँ प्रारंभ की बात करूँ, जैसे प्रागैतिहासिक काल की बात करूँ, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश या इसी को समझिए। प्रागैतिहासिक काल में आप देखेंगे शैल चित्रों का वर्णन ज़्यादातर मिला है। ठीक है, शैल चित्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले हैं। वहीं मैं बात करूं फिर प्राचीन समय की, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। प्राचीन समय की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गुफा में भित्ति चित्र है, यानी कि जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे, पहले गुफाओं पर इस तरह से चित्र बना दिए गए, फिर दीवारों पर आप देखेंगे कैसे अजंता एलोरा गुफाओं में जो है चित्रकारी की गई, उनको पेंट करके गीली मिट्टी पर किस तरह से चित्रों को बनाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे गुफा में आप भित्ति चित्र को देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक तरह से एक काल की तरह आप रूप में देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें जो है जैसे जैसे जो आप बोलेंगे कि आधुनिकता की ओर बढ़ते रहे, आधुनिकता की ओर जैसे जैसे काल चरण में हम आगे विकास की ओर बढ़ते रहे, वहाँ पर आपको चित्रकारी के अलग अलग रूप देखने को मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं मध्यकाल में, आप देखेंगे यहाँ पर प्राचीन समय की यदि बात करने के बाद हम देखें यहाँ पर मध्यकाल के समय की बात करें तो आप देखते हैं यहाँ पर मध्यकाल में हम बात करें तो यहाँ पर आपको लघु चित्र ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लघु चित्र मतलब आप समझ रहे हैं, ये तो समझ आ गया आपको। लघु चित्र मतलब किताबों में, एल्बम्स में जो चित्रकारी होती है वो लघु चित्रकला के उदाहरण होते हैं। इसके बाद आप देखते हैं आधुनिक काल की, फिर मैं यहाँ पर बात करूँगी अगर आगे। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि एक सीरीज़ आप समझ सकें किस तरह से विकास का चरण चलता रहा है। आधुनिक चित्रकारी में आप देखेंगे चित्रकला में तो समकालीन चित्र मिलेंगे। ठीक है, समकालीन मतलब उस समय की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चित्रकारी की जाती थी। तो समकालीन चित्रकला के उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्पष्ट हो गया है? ये सब चीज़ें चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि इसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ने वाले हैं। कम टू द पॉइंट, प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालों में से ही भारतीय चित्रकला प्राचीनतम कलाओं के साक्ष्य हमें मिलते रहे हैं। भीमबेटका, जब भी बात है भीमबेटका की तो ना केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी चित्रकलाओं में से एक है। सिर्फ प्रागैतिहासिक चित्रकला के कई उदाहरण मिले हैं। 600 से भी अधिक चित्रित चट्टानी गुफाएं यहाँ पर मिली हुई हैं। कुछ इस तरह से आप इंटरनेट पे इस पर कुछ वीडियो
वीडियोस भी डली हुई हैं, आप जाके उसे भी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए कितने साल पुरानी आपको ये जो कला है यहाँ पर देखने को मिलती है। इस कला से प्राप्त ऐसा कहा जाता है मतलब शायद 30,000 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ये आज भी वहाँ पर इस तरह से सोचिए इनको बनाया गया है, चित्रकला की गई है, आज भी वहाँ पर विद्यमान है उन गुफाओं में। इस काल में प्राप्त चित्रों में आप देखेंगे पशु पक्षी और मनुष्यों का अंकन सबसे ज़्यादा मिलता है। मैंने बताया था उनके चित्रकारी में पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए और मनुष्यों का भी अंकन आप धीरे धीरे देखेंगे इनकी गुफाओं में। इसके अतिरिक्त आखेट के चित्रों के अतिरिक्त नृत्य और युद्ध की गतिविधियों को भी चित्रण किया गया है। इसका मतलब है इन गतिविधियों में भी वो लिप्त थे। देखिए चित्रकला में अगर कोई चीज़ आपको मिलती है कला के अंतर्गत तो इससे क्या समझ आता है, सिर्फ यही नहीं उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति और कल्पनाओं को ही नहीं उकेरा जाता है, बल्कि उसके साथ साथ वो समाज की परिस्थितियों को भी वहाँ पर बनाता है। वो कहीं ना कहीं उसका समाज का दर्पण भी होता है। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। इस चित्रकला के नमूने यदि हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो पंचमढ़ी और होशंगाबाद मध्य प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, जलगांव महाराष्ट्र, शहवाबाद बिहार से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस चित्रकला को मुख्य रूप से हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है उच्च पुरा पाषाण काल। देखिए इसमें सफेद, लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। विशाल जानवरों का यहाँ पर चित्रण आपको देखने को मिलेगा। किन किन रंगों का प्रयोग किया जाता था उच्च पुरा पाषाण काल में? सफेद, लाल और हरे रंगों का। इसका मतलब है इन्हें रंगों का भी ज्ञान था वहां पर। और ये रंग किस प्रकार से प्राप्त करते थे वो भी हम समझेंगे कि प्राकृतिक रूप से कैसे फलों, पेड़ पौधों और पत्तियों से उनको पीस कर या जिस तरह की भी इनकी क्रिया रहती होगी उसके थ्रू वो वहाँ पर रंगों को इकट्ठा करके फिर वो वहाँ पर ड्रॉ करते थे, जो आज भी वर्तमान में उसके साक्ष्य विद्यमान हैं। आइए देख लीजिए यहाँ पर मध्य पाषाण काल की यदि बात की जाए तो विशेष रूप से यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया गया। छोटे आकार के चित्र मिलते थे। देखिए इस तरह से लाल रंगों का प्रयोग करके चित्रकारी की गई है। यहाँ पर इसे देख के क्या लग रहा है कि कुछ जानवर आपको देखने को मिल रहे हैं, पशु, ऐसा लग रहा है कहीं शिकार कर रहे हैं या युद्ध की परिस्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ताम्र पाषाण काल में देखें तो यहाँ पर हरे और पीले रंग का व्यापक प्रयोग हुआ। युद्ध के दृश्यों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपके सामने पिक्चर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए अब देखते हैं भीमबेटका के बारे में यहाँ दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए भीमबेटका की गुफाएं आपको एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इस क्षेत्र में 600 से भी अधिक कई चित्रित चट्टानी गुफाएं आपको प्राप्त हुई हैं, जिनका सीधा संबंध आप देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से है। यह स्थल आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों से के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आप देखते हैं पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मध्य में जाने जाते हैं। यही सब हमने अभी पढ़ा है आगे। देखिए इन शैल चित्रों की यदि बात की जाए तो किसने खोज की? भाई ये कैसे हमारे सामने रूबरू हुए? इसे किसी ने खोजा। तो किसने खोजा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957 से 58 के बीच में इन शैल चित्रों को खोजा था। इन गुफाओं में आपने देखा कि शिकार और युद्ध के दृश्यों को भी चित्रण किया गया, चाहे वो पशु पक्षी हो, ठीक है, शिकार हो उस तरह से, या कोई युद्ध हो, इस तरह की सारी चीज़ों को उन्होंने वहाँ चित्रकारी के द्वारा बनाया है। इसके अतिरिक्त नृत्य, संगीत, पशुओं की लड़ाई आदि से संबंधित दृश्यों का भी चित्रण मिलता है। फिर देखेंगे इसमें लाल, सफ़ेद और पीले, हरे आदि रंगों का भरपूर इन्होंने प्रयोग किया है। इन रंगों को ध्यान दीजिएगा, इन रंगों को प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त किया जाता है। मैंने भी कहा था कुछ इस तरह से पेड़ पौधे हो गए, जो पत्तियाँ हो गए, फूल हो गए, आप देखेंगे खाने के जो फल हो गए इत्यादि कई चीज़ें और होंगी इसमें, जिन्होंने उन सब से रंगों को उन सब को पीस किया, जिस तरह से भी उसको करके उन्होंने रंगों को वहाँ से प्राप्त किया, तो जो इतने आप कह सकते हैं सस्टेन हुए हैं कि आज भी वो हमें उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में किसको? भीमबेटका को, गुफा को डाला गया है। आप जाके आज इंटरनेट पे इसको और अच्छे से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा जब इसको देखेंगे। किस तरह से कंटिन्यूसली आप देखेंगे अपनी गुफाओं में इसको चित्रकारी बनाएगी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी स्टोरी, चित्रकारी का एक साइलेंट स्टोरी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किस तरह से साइलेंटली एक कहानी को बयां करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आइए हड़प्पा कालीन चित्रकला की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इनको देखते हुए ज़रा मेरी बात को भी सुनते रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्राप्त हुए मृद भांडों, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, मुहरें प्राप्त हुई हैं, आदि से कालीन चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए। प्राचीन कला में कैसे कैसे नमूने प्राप्त हुए, कैसे पता चला? चित्रकारी थी, देखेंगे इन पे कैसे रेड कलर का पेंट किया गया, इस पे किस तरह से चित्रकारी की गई है, तो वो साक्ष्य के तौर पर हमें प्राप्त हुए हैं।
सिंधु घाटी के पुरास्थलों से प्राप्त मृत भांडों पर लाल रंग की सुंदर परत के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से लाल रंग यहाँ पर किया गया है। और इसी के साथ ऊपर कह रहे हैं कि चमकीले काले रंग से ज्यामिति और पशुओं की आकृति बनाई गई। यहाँ पर चमकीले काले रंग से यहाँ पर ज्यामिति पद्धति काफ़ी देखने को मिलेगी। प्राचीन काल से ही आप देखते आ रहे हैं उस तरह की चित्रकारी पर आपका उसका उपयोग किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बर्तनों पर विविध पशु पक्षियों और वनस्पतियों जैसे मछली, मोर, पीपल, खजूर और नीम आदि के आकर्षक चित्र मिले हैं। ये देखिए कह रहे पशुओं के चित्र मिले, मछली वगैरह के चित्र मिले। हो सकता है इनकी कोई लिपि हो, भाई अभी तक तो हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं जा सकी है, तो यहाँ पर कह रहे हो सकता है मछली के चित्र हों, ये इनके कोई पशु के चित्र हों। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब आप ये पढ़ रहे हैं ना पक्षी और वनस्पति और मछली और पशु पक्षी की जब बात कर रहे हैं तो ज़रा सोचिए ये सब इन्होंने इतना मेंशन, इतना सब चित्रकारी क्यों की गई है। पीपल, खजूर, नीम की ही अगर हम बात करें तो पर्यावरण के भी ये संरक्षक थे कहीं ना कहीं। आप देखेंगे इनको पता था कि पर्यावरण का इंपॉर्टेंस क्या है। चाहे वो प्राचीन समय की बात रही हो या आधुनिक समय की बात रही हो, हम सब पर्यावरण के संरक्षण की जो अहमियत है उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं और वो उनकी चित्रकारी में भी दिखा है। तो ये अपने आप में बताता है, बयां करता है उदाहरण के तौर पर कि किस प्रकार से ये भी पर्यावरण की इम्पोर्टेंस को समझते थे। ठीक है, आइए, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की एक मुहर भी मिली है। मैंने कहा था धर्म का प्रभाव आपको भारतीय चित्रकला में प्राचीन समय से ही देखने को मिल रहा है कि पशुपति शिव की एक मुहर मिली है और जिसमें त्रिमुखी शिव को एक सिंहासन पर पद्मासन की मुद्रा में यहाँ पर दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए मुहरों पर नाव का चित्र भी आपको मिलता है। ठीक है, इस तरह से क्रिएटिविटी आपको ये देखने को मिल जाती है। चलिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई। एक बार जल्दी से हम इसको रिकॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय चित्रकला को हमने पढ़ा कैसे कैसे प्राचीन काल से चीज़ें अभी वर्तमान तक देखने को मिल रही है, उनका कल्पनाशील और उनकी अभिव्यक्ति को देखा गया है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है वो सब आप देख सकते हैं। ये चित्र है कुछ इस प्रकार से। भारतीय चित्रकला के सिद्धांत, उनके एलिमेंट्स उसमें देखेंगे क्या क्या किस तरह से चित्रकला को बनाया जाए ताकि वो सारे ही तत्व उसमें विद्यमान रहे, ताकि एक अच्छी और स्पष्ट और सुस्पष्ट वहाँ पर चित्रकला सामने उभर कर आए। यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला की हमने बात की, किस तरह से भीमबेटका से इस तरह से साक्ष्य मिले हुए हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे देखते हैं इसमें कि उच्च पुरापाषाण काल को देखा, मध्य पाषाण काल को देखा, हमने ताम्र पाषाण काल को उनके पिक्चर्स के साथ देखा, फिर भीमबेटका के बारे में पढ़ा। हड़प्पा कालीन चित्रकला में कैसे मिट्टी के बर्तनों पर इसी तरह से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। पशु पक्षी वनस्पति किस तरह से उनके चित्र उनकी गुफाओं में ये देखने को मिले हैं। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर आज का इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। और अभी तक जितना पढ़ा है आप ईमानदारी से उसके नोट्स बनाते रहिए। और कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे थे कि मैम अभी कितने लेक्चर्स रह गए हैं, क्या आपके लिए बोरिंग हो गया है। देखिए, बोरिंग और इंटरेस्टिंग बनाना आप पे निर्भर करता है, थोड़ा मुझ पे भी निर्भर करता है। तो इसी तरह से सहयोग बनाए रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और बहुत जल्दी से जल्द हम आपका ये टारगेट लिया है आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कराने का, पूरा प्रॉमिस है आपको पूरा कराएंगे। अब निश्चिंत रहिए, बस हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और कुछ बच्चों की शिकायत थी यहाँ पर, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी कि इस पोडियम की वजह से उनको लगता है कि यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन वर्ड्स को मैं प्रॉपर्ली पढूं ताकि ये आपके बाधा का कारण ना बने पढ़ने में। और देखिए, ये सब चीज़ें तो बाह्य चीज़ें हैं, हमारा मकसद जो है मेन, हमें इस पर फोकस रखना है, नोट्स बनाना है और निरंतर इस चैनल पर बने रहना है। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव के थ्रू हमें कुछ चीज़ें अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं और अपना जो लाइक्स है उसके थ्रू अपना सहयोग दे सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को अपने सहयोग के द्वारा अपने दोस्तों को बांट सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोग इस वीडियो का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और भरपूर इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। चलिए, इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।